पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। यही सदाएं हैं, यही नारे हैं, यही आवाज़ें हैं जो कल शाम से हर गली मोहल्ले गांव कूचे में बुलंद हो रही हैं। घरों में मिठाइयाँ खाई जा रही हैं। एक एहतमाम है, बिल्कुल एक सेलिब्रेशन, एक रिलीफ है, क्योंकि जिस जंग में हम खुद ना घुसना चाहते हो और हमें खींच के उसके अंदर घुसाया हो, इल्ज़ाम तराशी करके गलत झूठे इल्ज़ाम लगा के हम उस वक्त भी पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे और अब तो खैर हम बड़े जोश से, जज्बे से और सेलिब्रेटरी मूड में पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। वैसे जंगों में हार जीत चलिए मुल्कों की होती है, लेकिन असल जो हारती है वो इंसानियत हारती है। एट द सेम टाइम जंग जब ख़त्म हो तो इंसानियत के लिए जश्न का मौका ही होता है, क्योंकि हम इस खित्ते में बसने वाले अरबों लोग हैं जो भाई हैं, बहन हैं, माँ हैं, बाप हैं, बच्चे हैं, दादा हैं, दादी हैं, रिश्ते एक से ही हैं और पुकारा भी एक ही तरह से जाता है बॉर्डर के दोनों अतराफ। लेकिन आप उस कौम का माइंडसेट देखिए या उस मीडिया का माइंडसेट देखिए जो जंग खत्म होने पे मातम मना रहा हो कि कैसे खत्म हो गई। खैर एनीवे, बहुत सी बातें आज हम करेंगे और फैसला भी हुआ इस बात से हो सकता है कि जो कौम आपको खुश नजर आ रही है वो सर्टनली जीत गई है और जो कौम आपको अफसरदा नजर आ रही है। अच्छा, एक और चीज, अक्सर हम कभी वेस्ट में जाए ना तो हमारे पूरे खित्ते को, हमारा पूरा जो रीजन है ना, उसको एक कर देते हैं लोग, और हम भी चलो सुन लेते हैं, ठीक है जी, साउथ एशियन सारे एक जैसे हैं, एक जबान है, मूवीज भी एक जैसी देखती हैं, गाने शाने, मतलब इस पे हमारी सिमिलैरिटीज हो जाती हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते में और इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों में ही हम कह लें, जो डिफरेंसेस हैं हमारे, वो ऐसे उभर के सामने आए हैं कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि हम एक जैसे हैं। हमारे माइंडसेट्स डिफरेंट है, हमारा थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, हमारा एक रिस्ट्रेंट काम जो है वो हम बहुत काम है, वहाँ बहुत हाइपर है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हमारे डिफरेंसेस थे ना वो नुमाया हो गए। ऐसे करके दोबारा इदराक होता है कि हम चूंकि मुख्तलिफ लोग थे, इसीलिए हमारे आबा व अजदाद ने इस सेपरेशन का फैसला किया और अब हमारा जो इख्तलाफ है एज इन जहनीत का, सोच का, पर्सनैलिटीज़ का, वो बड़ा वाज़े है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोई मतलब कोई फख्र हमें करना चाहिए, लेकिन हमें तसल्ली जरूर है। चलिए फख्र नहीं, फख्र क्या, हमें तसल्ली है। हाँ, वी आर नॉट बोस्टिंग अ ट्रम्पेट, बट हमें तसल्ली जरूर है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर लोग साबित हुए हैं। सो विद दैट मोनोलॉग जो हम दोनों ने दिया है, हमारी एक होप और विश भी है कि जो सीज फायर है दैट इट एक्चुअली इंशाल्लाह स्टेज, बिकॉज हम पीसफुल लोग हैं ना, वी वांट पीस। भाई बातचीत से हम चीज़ें ठीक कर लेंगे, लेकिन वाकई आपने जो एक बात किया है वो शॉक, हु वांट्स वॉर, but apparently across the border they do. And who gets sad when there is a ceasefire? और सुना रहे हैं, मतलब कि अब्दुल्ला इसमें भी इसकी, चले हम बहुत सुबह ही स्टार्ट हो गए, इस पर केस स्टडी होनी चाहिए, लेकिन इस पर हम बाद में बात ज़रूर करेंगे कि जब किसी को इतना हाइप कर दिया गया हो ना और उनको ऑलमोस्ट बता दिया गया हो कि अगले दुश्मन मुल्क जो हम थे उनके लिए, उनका हमने ये शहर पकड़ लिया है, तो ये पोर्ट जला दिया और यहाँ तो हम पहुँच गए और हमारे कॉम्बैट ट्रूप्स जो हैं, ग्राउंड ट्रूप्स जो हैं वो पहुँच, इतना झूठ जब दे दिया और अगले को ये यकीन हो कि बस वो मुल्क तो अब हमारे हाथ आ गया और फिर कह दें जी सीज फायर, तो उनको तकलीफ, ऑनेस्टली मैं उनकी शायद ये भी इदराक हो जाए कि वो तो जो बातें हमें बताई गई थी वो भी बाद में इदराक हो गया ना, वो तो सब झूठ का पलंदा था। ऑब्वियसली झूठ था, लेकिन उस वक्त आवाम जो, उनकी भी बेचारी जो भोली आवाम होगी, उनको जो फीड किया जा रहा होगा, उनको नहीं पता था, वो वाकई समझ रहे होंगे कि हो गई है पाकिस्तान बेचारी, और एंड में ये कह देना कि ना सिर्फ कि कुछ नहीं हुआ था, अब कुछ नहीं होगा, तो ये इट मस्ट हैव रियली हर्ट, टेक इट अ टोल, नो इट मस्ट हैव हर्ट देयर ईगो एज वेल। मतलब जो एक ट्विटर वॉरियर लिख के जंग लड़ रहा है, उसको तो एंड में शौक ही लगा होगा, उसने तो अपना अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया होगा कि भाई ये क्या हो गया। अच्छा जी, भारतीय जारियत का हमने भरपूर जवाब दिया और भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने, सिफारती कामयाबियों के बाद ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाब हुआ। कौम आज यौम तशक्कुर मना रही है। लिटरली आई नो पीपल जिन्होंने कल शुक्राने के नवाफिल अदा किए हैं और दुआएं की थी। आपको पता है हमारी माएँ तो फिर लग जाती हैं ना, दुपट्टे उठा के, हाथ उठा के, सारी कलेक्टिव माएँ ही हैं जिनकी वजह से हम, एक तो वो माँ है हमारी जो अपने बेटे को, अपने शौहर को, अपने दामाद को, अपने बच्चों को, अच्छा, and can I also say this, you could, if you believe in, हम फादर्स डे, मदर्स डे मनाते हैं, तो आज मदर्स डे है, तो ये माओं के लिए ये एक तोहफा है
लिटरली ये जंग बंद होना, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस की तो हम बात करें, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि उन माओं का क्या हाल होगा जिनके बच्चे इस वक्त जंगी सूरत हाल में जंग लड़ रहे थे, और उनके लिए और अभी भी उनके लिए तो 100% ये सीज फायर जो है ये मदर्स डे का एक रिवॉर्ड, एक तोहफा है। सो ना सिर्फ आपको जंग में फतह मुबारक हो, आपको मदर्स डे भी मुबारक हो, क्योंकि मैं कहता हूँ ज़ाहिर जंग का नुकसान तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो किसी भी जंग में और हर जगह पे दुश्मन मुल्क में भी अपने यहाँ भी माओं का होता है। तो हैप्पी मदर्स डे to those mothers who sent their sons and their daughters on the missions। पिछले हफ्ते क्या और अभी चलना भी है। देखिए साथ साथ ये भी बात है कि अभी बिल्कुल हम पीस टाइम्स पे नहीं आए। सीज फायर इज अनदर टेस्ट ऑफ पेशेंस। एब्सोल्युटली। जंगबंदी मुआहिदा जिस तरह आप कह रही हैं, इट्स अनदर टेस्ट ऑफ पेशेंस। मुआहिदे से पहले जो कुछ हुआ वो तारीख में लिखा गया है और सुनहरी अल्फाज में पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह लिखा जाएगा। ना सिर्फ ये अब्दुल्ला, जिस तरह हमारे शाहीनों ने फिजाओं पर अपनी बालादस्ती कायम की है वो बिलाशुबा दुनिया में एरियल कॉम्बैट की केस स्टडी के तौर पर पढ़ा जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। ये दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जंग हम पे मुसल्लत ही हुई थी और उसी रात हमारे शाहीनों ने 3 रफाल समेत 5 भारतीय जहाज़ों को मतलब औंधे मुंह उठाकर भारत में वापस फेंक दिया। क्या किया था? औंधे मुंह। जब आप इस तरह गिरे ना जमीन पे तो वो होता है औंधा मुंह। ठीक है, आप यूं ना गिरें। दुश्मन को ये सुबकी बर्दाश्त ना हुई और जंगी जुनून में भरा भारत इसके बाद 3 रोज तक कभी ड्रोन भेजता रहा, कभी मिसाइलों से हमारे वतन अजीज पर यलगार करता रहा। और ये जो ड्रोन भेजे जा रहे थे ना, ये सुसाइडल ड्रोन्स, ये भी अगर ना डिफ्यूज किए जाते ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं जंगों में। जैसे अभी मेरा दिल चाह रहा है टू मेक इट अ लाइट सिचुएशन बिकॉज अभी बड़ी टेंशन से हम लोग निकले। आप इतने दिनों से हमें देख रहे थे, मतलब उन्होंने हम पे ड्रोन फेंके और हमने अपने कंधों पे उठा लिए। ये विजुअल आपको याद है? मतलब यार ऐसे कौन करता है यार? कि सियालकोट में जहाँ ड्रोन गिरा हो, जहाँ मिसाइल गिरा हो, वहाँ पे चूंकि रश था, एक भाई ने पकौड़ों का स्टॉल लगा लिया। ऐसे वो कह रहे कि हाँ जब लोग आएंगे कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ रिफ्रेशमेंट तो होनी चाहिए। चला यहाँ मिसाइल कंधों पे उठा के फिर रहे हैं, वहाँ पकौड़े लग गए, वहाँ कोई फ्रेश जूस वगैरह मिलना स्टार्ट हो गया। लाहौर में लड़का 125 पे ड्रोन का पुर्जा लेके भाग गया। अब्दुल्ला मुझे मत हंसाओ ना, वरना फिर हम उस पे चले जाएंगे। हम ऑब्वियसली थोड़ा सा एक एनालिसिस भी करना चाहते हैं। दुश्मन वतन अजीज पर यलगार करता रहा और पाकिस्तान सब्र और जिम्मेदार रियासत होने का मुजाहरा करता रहा और इस बात को पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। CNN, BBC, दुनिया के जितने बड़े सहाफ़ती इदारे हैं, हर उनका नुमाइंदा, कॉरेस्पॉन्डेंट, एनालिस्ट ये रिपोर्ट कर रहा है कि अभी तक तो पाकिस्तान सिर्फ रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन फिर 9 और 10 की दरमियानी शब पाकिस्तान का सब्र जवाब दे गया। और ऐसे वैसे नहीं, क्योंकि ड्रोन भेज रहे थे, हम बर्दाश्त कर रहे थे। जब हमारी एयर बेसों पे हमला किया गया, जब हमारे कैपिटल के करीब नूर खान एयर बेस, जहां से चंद घंटों पहले ही हमारे PSL के खिलाड़ी रवाना हुए थे, उस पे हमला किया गया, तो दैट वाज इट देन। फजर की अजान के साथ ही हमने दुश्मन पे रात के अंधेरे में वार नहीं किया। फजर की अजान के साथ ही हमारे जर्री जवानों ने भारत को सबक पढ़ाना शुरू कर दिया और पाक फौज के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, जिसका मतलब है आहीनी दीवार, जो कुरान करीम की आयत से अखज़ किया गया है, इसने अपने कई अहदाफ को कामयाबी से पूरा किया। Let's watch some. खबरें आने का सिलसिला शुरू हुआ। कहती हूँ इनका जज्बा देखो, कल परसों से और बड़ी अच्छी तरह विजुअल एविडेंस के साथ बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे सामने आई हैं फ्रॉम आवर साइड। वहाँ से हमें कुछ नहीं पता चला कि उन्होंने कुछ किया क्या नहीं किया, बट हम जब देख रहे थे ना, जस्ट इमेजिन टू बी देयर इन दैट सिचुएशन, और आप वो सोल्जर्स हैं, आप वो जवान हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने वतन को और वतन में जो लोग रहते हैं उनकी हिफाजत करनी है। मतलब इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे हो सकती है कि इट इज़ अपॉन अस। आदमपुर, उधमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनौर, जम्मू, सिरसा, बरनाला के एयर बेसेस और फील्ड्स को तबाह कर दिया गया।
भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो सिरसा और हलवाड़ा एयरफील्ड भी तबाह हो गई। पाकिस्तानी फतह 1 मिसाइल सिस्टम के जरिए मुतअद्दिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया। दिल्ली और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें जारी रहीं। आदमपुर में पाक फौज ने JF-17 थंडर भारतीय एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से 1.5 अरब मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। राजवाड़ी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह हुआ है। LOC पर भी मुख्तलिफ पोस्टों पर डरना पोस्ट है, रत्तावाली है, फुल्किया सेक्टर है, भारतीय पोस्टों समेत मुतअद्दिद मकामात पर भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह की गईं। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश कराया। पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत की उन फौजी तनसीबात को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया गया जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। और कितना ये ऑल्दो हमने कितने शहरों के बाद वो राजौड़ी थी वो जगह, मैंने वो कहीं और भी सुना हुआ है, बड़ा सिस्टमैटिकली केयरफुली डिसाइड करके कि कौन से टारगेट्स होने चाहिए जिसमें मिनिमम सिविलियन कैजुअल्टीज जो हैं, मतलब कौन इतना रिस्पॉन्सिबली लड़ता भी है, मतलब अगर वॉर भी है तो हाउ टू डू इट रिस्पॉन्सिबली। इस पे भी वैसे बाय द वे केस स्टडी होनी चाहिए, इस पे भी किताबें जो लिखी जाएंगी, बिकॉज the world could actually see it। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि ये it was televised everywhere and everybody could see। और हुबा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हैं, हमने 7 को जब पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में बगैर घुसे ने पाकिस्तान के सिविलियंस को निशाना बना रहे थे लोग, तब भी हमने इनके सिर्फ उन एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाया जो अपना लोड फेंक रहे थे, जो हमारे पे मिसाइल दाग रहे थे। अदरवाइज देयर वर सो मेनी इन रेंज। अभी तो 5 गिरे थे, 10 भी गिर सकते थे। कैन यू इवन इमेजिन, हमारे लोगों को कह रही हूँ कि व्हेन यू नो कि चलें अब आपकी ज़रा सुप्रीमेसी है, आप कर सकते हैं जो करना है, जो कि पाकिस्तान ने किया, लेकिन कैन यू इमेजिन द टेम्पटेशन कि हम इससे कितना ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम मुहतात हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल नेशंस का सबूत है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बट द अदर साइड डजंट नो दैट, द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर दे डोंट। और पाकिस्तान ने भारत की तरह हवा में बातें नहीं छोड़ी, बल्कि इन कार्रवाइयों की वीडियो सबूत पेश किए हैं। भारत की इन पे दर पे कार्रवाइयों का बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। पाक अफवाज की चंद घंटों की, लिटरली चंद घंटों की कार्रवाइयों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी मुआवनत से भारत ने जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। और हम तो ऑब्वियसली आपको पता ही है पहले ही अमन पसंद रियासत हैं, और इसलिए पाकिस्तान ने ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाकाई अमन के मफाद में जंग बंदी तजवीज़ का मुस्बत जवाब दिया कि वाई नॉट, ठीक है। मतलब ये भी लगा होगा कि अब आपको होश आ गई है। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में इस बात की तस्दीक भी की। एक्चुअली उनका क्या कहना था, मुख्तलिफ ममालिक काफ़ी कोशिश कर रहे थे। ये पिछले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा यानी इस पे एफर्ट की है कई ममालिक ने, लेकिन जो फाइनल राउंड है वो आज सुबह का है, और उसमें US के जो सेक्रेटरी रूबियो हैं, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस फैसल हैं, वज़ीर ख़ारजा, लेटर ऑन तुर्की के हकान फिदान है वज़ीर ख़ारजा, इन सब जो हमारे वेल विशर हैं, इन्होंने शटलिंग की, मेरे साथ भी बात करते रहे, इंडिया के साथ भी बात करते रहे, हमारे आर्मी चीफ साहब से भी बात हुई उनकी, रूबियो की। तो वो यानी हमारे एक ही बात थी कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। अगर इंडिया कोई भी मजीद अगर कोई एक्शन या कोई लेगा कदम, तो हम फिर उसका जवाब देंगे। जब तक आप वो एग्री नहीं करते उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है। तो उसके बाद हमारा जो मिलिट्री चैनल्स होते हैं, हॉटलाइन, उसको एक्टिवेट किया गया। दोनों मिलिट्री ऑपरेशन के जो दोनों साइड पे लीडरशिप है उनकी कम्युनिकेशन हुई है, और फिर ये हमने जॉइंटली ये एग्री किया है। लेकिन जाहिर है कि ये ममालिक शामिल हैं, ये शटल करते रहे हैं। यूके का डेविड लेमी, उनके भी जो वज़ीर ख़ारजा है, फॉरेन सेक्रेटरी जिसको कहते हैं, वो भी अपना पूरा उन्होंने भी आज किरदार अदा किया। तो ये अच्छी खासी ये बैकग्राउंड में जो डिप्लोमेसी है, व्हाट्सएप डिप्लोमेसी कॉल्स की, और ये सारा दिन चलती रही है, और फाइनली 4:30 बजे से हमने ये सीज फायर दोनों कंट्रीज ने एग्री कर लिया।
अच्छा जी, ये आपने सुन लिया और सदर ट्रंप ने जहानत और तदब्बुर से काम लेने पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद दी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जंग बंदी पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रात में कौम से खिताब में भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन की कामयाबी पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, लेकिन उसने अपने घमंड में हमारी सरहदों की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की। ड्रोन हमलों और मिसाइलों से मासूम जानों, मसाजिद और शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। फौजी तनसीबात और आबी ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। भारतीय फ़ौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख़ हमेशा याद रखेगी। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाकाई अमन और ख़ित्ते में बसने वाले करोड़ों लोगों के मफाद में जंग बंदी की तजवीज़ का मस्बत जवाब दिया है। ज़ाहिर है इट इज़ नॉट ईजी टू बी इन सच अ हाई पोजीशन जब ये सूरत हाल चल रही है मुल्क में। और वज़ीर आज़म ने जब कौम से खिताब किया तो उनकी आवाज़ में वो थकन महसूस हो रही थी जो आप कई घंटे मुसलसल जागते रहें, मतलब 24-48 घंटे जागते रहें तो वो आ जाती है। वो यू कुड टेल एक्चुअली और रिलीफ ऑल्सो यू कुड टेल कि बस बिकॉज ये बेवकूफ़ी थी, ये जो इंडिया की तरफ से हुई थी ना, ये बेवकूफ़ी थी और कोई टर्म नहीं है। जंगबंदी कैसे हुई, इस पर गैर मुल्की मीडिया में बहुत बात हो रही है। हम इस पर आगे चलकर सर्टेनली बात करेंगे, तफसील आपको देंगे एक एक चीज़ की। लेकिन सीज़ फायर के बाद से यहाँ मामला अब आगे कैसे जाएगा? भारत में तो आवाजें उठना, शोशे छोड़ना शुरू कर दिए उन्होंने कि बस सीज़ फायर हुआ, अंडरस्टैंडिंग जिसे वो कह रहे हैं, और इसके बाद मामला कहीं आगे नहीं जाएगा। मतलब सिंतास मुआहिदा किधर गया? उसका भी तो होना है ना। आर्टिकल 370, 35A समेत दीगर तस्वीया जो है वो बिल्कुल पर पेशरफ्त आने वाले दिनों में पाक भारत तनाज़े को जो है वो नया रुख देगी और इस पे बातचीत होगी। वरना व्हाट वाज ऑल दिस एक्सरसाइज, मतलब ये सब जो पिछले एक हफ्ते में हुआ ये क्या था? अगर आगे कोई बात नहीं करनी तो बात तो ज़रूर होगी। अच्छा, वो ट्वीट ज़रूर हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, इन केस यू डिड नॉट डू दैट, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं और मैं ज़रा पढ़ने के लिए उस एक्चुअल ट्वीट को I'm very proud of strong and unwavering powerful leadership of India and Pakistan for having the strength, wisdom and fortitude to fully know and understanding that it was time to stop the current aggression that could have led to the death and destruction of so many. So तारीफ कर रहे हैं दोनों की लीडरशिप की। नुमा साथ साथ आप तर्जुमा करती रहें। अच्छा, and so much millions of good and innocent people could have died. ये मुझे अंग्रेजी वाला मुझे पढ़ने देना, तर्जुमा आप करें, वर्कआउट बेटर। तो मैं आपको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उनका ये कहना था कि मिलियंस ऑफ पीपल जो है, मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड, योर लेगेसी इज ग्रेटली एनहांस्ड by your brave actions. I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. God bless the leadership of India and Pakistan. Honor, जॉब वेल डन। चलिए अब मेरी बात, सेकंड लास्ट लाइन है कंसर्निंग कश्मीर।
और एक सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट कंसर्निंग कश्मीर। भारत तो कश्मीर को मसला अब समझता ही नहीं है, वो तो कहता है ये तो हमारे मुल्क का हिस्सा है। अमरीकी सदर की तरफ से कश्मीर को एक मसला बताना और उसके सलूशन की बात करना, इस पे क्या रिएक्शन आएगा? हाँ, एब्सोल्युटली, मतलब ये हमारे मौक़िफ़ की एक्चुअली तायद भी है। ये जो ट्वीट है ना, दिस इज़ ऑल दैट वी वुड लाइक एज वेल। देखिए, एसेंशियली एट द बेस ऑफ एवरीथिंग वी वांट पीस। मतलब एक पीसफुल एनवायरनमेंट में हम सारे जो भी हैं हम रहें, और अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं भी रह सकते, वेल व्हाट कैन वी डू, वी आर अटैच टू वन अनदर, तो रहना तो पड़ेगा ना। तो लिहाजा ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहना, और ये यकीनन उनके दिमाग में है, ये उन्होंने लिखा है, ये कन्वे भी हुआ होगा टू द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। देखिए, हमारे लिए अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए और कश्मीर खुश हो जाए कश्मीरी, और फाइनली दिस इशू कुड बी पुट टू रेस्ट, इट कुड बी सेटल्ड, तो फिर तो सारे मसले हल हो जाए, फिर तो सारे मसले, फिर तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई मसला ना रहे ना। लेकिन जाहिर है, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, तब तक हम जितनी मर्जी अमन की ख्वाहिश और कोशिश कर लें, ये हर 5-10 साल बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। इसीलिए क्योंकि जो बोन ऑफ कंटेंशन है ना, वो नहीं सॉल्व हो रही, वो मसला जू का तू है, वो वैसे ही है। सो जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा, और ये पाकिस्तान 70 सालों से कह रहा है, 70 सालों से जायद से कह रहा है, मतलब ये भारत सुनना भी नहीं चाहता था इस बात को, क्योंकि उनको तो यही लगता है ना कि मसला है ही नहीं, मतलब आंखें बंद कर लो, कोई मसला नहीं है तो क्या। लेकिन कोशिश होगी कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल निकालें। सदर ट्रंप का ये कह देना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा टू सी एक्चुअली। अभी 30 मिनट पहले ऑलमोस्ट आया है बयान उनका अपनी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर। इंटरेस्टिंग टू वॉच के उधर क्या तबसरे होंगे उस पे। वी वुड वेलकम इट, वी वुड एक्चुअली वेलकम इट। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाएंगे। अच्छा, ये भी थोड़ी सी आई डोंट वांट टू से इट, बट तकलीफ होगी अक्रॉस बॉर्डर के पाकिस्तान के साथ हमारे साथ तो बढ़ाएंगे भी, हमारे साथ तो बढ़ाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, उनके साथ क्यों करेंगे। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा, उनका ये कहना था, और देखूंगा कि क्या हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है कि नहीं। जी बिल्कुल निकल सकता है, हम आपको बता रहे हैं निकल सकता है, निकालने वाला कोई हो तो। सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ बशीर चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, मतलब अभी थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप का ट्वीट आया जिसमें आखिरी 2-3 लाइनें बहुत अहम हैं। ठीक है, तिजारत बढ़ाने का उन्होंने इरादा जाहिर किया, लेकिन मसला कश्मीर उन्होंने कहा कि उसके हल के लिए मैं कोशिश करूंगा। एंड 1000 years हाँ, मतलब वो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान इन्वर्ट कॉमास है, तो वो मतलब कि हजारों साल बाद भी मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है कि नहीं। मतलब उनके कहने का मतलब है कि ये बहुत पुराना मसला है। अच्छा, बहुत पुराना है, इससे अखज़ करेंगे। Perhaps what he meant. A solution can be arrived at concerning Kashmir. So ये बात तो भारत को शदीद नागवार गुजर रही होगी ऑलरेडी। जी फ़खर। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग हुमा और अब्दुल्ला। ऐसे ही है, देखें कल से जैसे ही ये सदर ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया था कि दोनों ममालिक अग्री हो गए हैं एक सीज फायर के लिए, तो उसके बाद आप इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखें तो उससे ऐसे ही लगता था कि वो शायद उनकी जो कुछ उम्मीदें लगा के बैठे थे, उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है। जहां तक बात है ये सदर ट्रंप के ट्वीट की कि 1000 years, ये मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप की तरफ से भी इसको ओवर सिंप्लीफाई किया जा रहा है। उसका मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से कोई इसका जो मसला है वो हल हो सकता है। ताहम ये जो पाकिस्तान की जो कौम है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक स्पेशल डे है आज जो विक्ट्री का। ये इंडिया क्यों एक सीज फायर के लिए राजी हुआ है, या फिर उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें कि 7 मई से लेके 10 मई तक जो इंडिया की लगातार जारियत, सुबह शाम दिन रात जो लगातार जारियत जिस तरह से हमने देखी है भारत की तरफ से, तो उसके बाद ये एक सबके लिए सोचने का मकाम था कि ये आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये तो पिछले 3 दिनों से वो कर रहे थे भारत के साथ कि ये कोई सीज फायर कर लें। इसका देखें तो जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट के ऊपर मैं बहुत जरा फोकस करना चाहूंगा कि देखें ये जो 7 को जिस दिन भारत ने हमला किया सुबह, तो उसके बाद जो भारत की स्टॉक मार्केट है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर लें कि 7 से लेके 9 तक जो जितनी भारत की स्टॉक मार्केट
ने जिस तरह से रिएक्ट किया है उससे भारत को $45 बिलियन का इन 2 दिनों में, जो इनके जो सेशन थे 2 दिनों के, उसमें $45 बिलियन का, ये रिपोर्टेड आपको मैं फिगर्स बता रहा हूं कि जो उनका सेंसेक्स था वो कोई 2440 अरब रुपए इंडियन रुपीस, उसको नुकसान हुआ। फिर उसके साथ साथ अगर देखें निफ्टी का देखें तो वो 1220 अरब रुपए का इन 2 दिनों में भारत को इसका नुकसान हुआ। फिर उसके साथ साथ HDFC का देखें तो 300 अरब रुपए का भारत को सिर्फ इससे नुकसान हुआ, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का 200 अरब रुपए का। तो ये कुल मिला के कोई $44 बिलियन का इंडिया को सिर्फ इस जंग की उस वजह से हुआ है कि जो 2 दिन अग्रेशन की है। उसके बाद अगर जो फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस देखें, जो भारत ये दुनिया को अट्रैक्ट करता है कि आप आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें यहाँ पे, ये जो एक भारत को मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म में जो इसका डेंट पड़ेगा और जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भारत ने शायद इसको पहले कैलकुलेट ही नहीं किया था। तो ये एक जो इसका इकोनॉमिक या फाइनेंशियल एक जो रीजन है वो भी है। और उसके साथ जो पाकिस्तान ने जिस तरह से ये भारत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इतना सख्त जवाब दे सकता है। देखें उसका मीडिया देखें आप, तो वो पाकिस्तान को ऐसे समझता है कि वो शायद नेपाल जैसा कोई एक छोटा सा मुल्क है, भारतीय फौज जाएगी और वो पाकिस्तान को कंकर करके विद इन 1 डे हम वहां पे अपना झंडा गाड़ देंगे। इसी तरह जो उनकी जो मिलिट्री के हवाले से सिर्फ ये मीडिया नहीं, उनकी जो लीडरशिप थी या उनकी जो फौजी क़यादत थी वो भी शायद पाकिस्तान को उन्होंने मिसकैलकुलेट किया है। जो पाकिस्तान की पावर के हवाले से जितने उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी अगर आप तज्ज़िया और तबसरे सुने तो वो भी यही समझते थे कि शायद पाकिस्तान को भारत आसानी से वो जाएगा और एक पाकिस्तान अपनी जो एक शिकस्त है वो उसको आसानी से तस्लीम कर लेगा। लेकिन उनको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि जो एयरफोर्स की तरफ से जिस तरह से प्रिसीजन के साथ एयरफोर्स ने उनको टारगेट किया, जिस तरह से वहां पे उनको चेस किया, और फिर जो कल रात को जिस तरह से ऑपरेशन जो बुनियानुल मरसूस में जिस तरह से एक प्लानिंग के साथ किया गया और इंडिया के अंदर जाके, ये मैं समझता हूं कि एक ऐसी कामयाबी है जो कि भारत कभी सोच ही नहीं सकता था कि वो ये 100% आपके साथ एग्री करते हैं कि ऐसी कामयाबी है जो कभी सोच नहीं सकते होंगे। बट देयर आर मेजर फेलियर्स ऑन इंडियाज पार्ट जो शायद हमसे रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा ऑपरेशन कर दें और उन्होंने फोरसी ना किया होगा कि उस फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज उन पे क्या होंगे। मतलब अगले की डिफेंस कैपेबिलिटी को डाउन प्ले करना, हाँ, उसको सही तरह जज ना किया हो, डाउन प्ले किया हो कि हम कर लेंगे, दैट इज अनदर स्टोरी। भाई बाकी आप अपना घर तो देख लें, आप अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज तो देख लें कि आपके ऊपर क्या हो सकती है। सो आसिफ, आई वुड से दिस इज अ फेलियर ऑन अ लॉट ऑफ टीयर्स ऑन इंडियाज पार्ट कि वो कुछ भी सही तरह ना देख पाए। एंड कैन आई से ऑन आर पार्ट, हम क्योंकि इंडिया का परसेप्शन ऐसा है, रीजनल भी और वर्ल्ड डोमिनेंस भी करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें लगता है कि बड़ा पावरफुल मुल्क होगा। और ऑल्दो वी नो आर कैपेबिलिटीज, हम तो जानते हैं, लेकिन इतनी बेवकूफ़ियां करना, आई एम सॉरी, इनटू डिसीजन मेकिंग आसिफ, दैट इज ये दुनिया के लिए भी एक केस स्टडी है। बहुत शुक्रिया। देखें, हमें बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और अब शायद पहले नंबर पे आ गए आबादी के लिहाज से भी, वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक बंदे की अना और ज़िद के सामने हमें बेबस नज़र आई है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर बग़ैर सबूतों के इल्ज़ामात लगाए गए, फिर किसी किस्म की तहकीकात को, गैर जानिबदाराना तहकीकात को, UN की तहकीकात को रद्द किया गया, एक तरफा तौर पर पाकिस्तान को जो है पहले 10 मिनट से चार्ज करना शुरू करने के बाद दीवार से जिस तरह लगाया गया, जिस तरीके से हमारी टेरिटरी वायलेट की गई, एक एटमी ताकत को, गो कि हम उनसे 5-6 गुना छोटे हैं लेकिन एक एटमी ताकत हैं, उन्हें इस तरह से ट्रीट किया गया जिस तरह शायद इसराइल जो है वो फ़लस्तीन को भी ट्रीट नहीं करता। और हमारे जिस तरीके से टेरिटरी को वायलेट किया गया, तो उससे लगता था कि शायद भारत किसी बहुत ऐसे जोम में है या ऐसी किसी ताकत के नशे में चूर है कि वो किसी की बात नहीं सुन रहा। उस वक्त भी अमेरिकी सदर कह रहे थे, उस वक्त भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक कह रहे थे कि आप बातचीत करें, इस तरीके से जो है मामला, बातचीत के जरिए मामला हल होना चाहिए। लेकिन उस वक्त मोदी साहब को ये बातें समझ नहीं आ रही थी, और उसका नतीजा क्या हुआ कि जब उन्होंने रशियन टेक्नोलॉजी को, उन्होंने मगरबी टेक्नोलॉजी को जो है उन्होंने जो है अमेरिकी टेक्नोलॉजी को जब फेल करा दिया, उनके जहाज उड़ने के काबिल नहीं रहे,
उनके जो इसराइली टेक्नोलॉजी जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था, वो जब फेल हो गई और आखिर में जब एयर डिफेंस भी रशियन साख्ता वो भी उनको डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसके बाद उनको अमेरिकी सदर की बात जो है वो मुनासिब लगी और उन्होंने कहा जी कि ये सीज फायर होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मामला सीज फायर का नहीं है, बात यह है कि हालात एकदम इतने ख़तरनाक हो गए। 7 तारीख से आपने अचानक जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर मिसाइल दाग दिए। 2016 में आप ऐसे कर चुके हैं, 2019 में ऐसे कर चुके हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब सबसे अहम बात जो इस अमेरिकन प्रेसिडेंट की ट्वीट में जो अभी आप पढ़ रहे थे, मुझे वो सबसे अच्छी ये लगी है कि उन्होंने कहा है कि मामला जो है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, उसको हल होना चाहिए। जैसे आप हुमा आप कहनी थी ना कि ये जिस तरीके से इंडिया कर रहा था, तो ये क्या एक तरफा और उनके कोई सोचने समझने की क्या सलाहियत नहीं थी। उनके सोचने समझने की सलाहियत जो भी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान न सिर्फ ये कि फ़ख्र के साथ ये कह सकता है कि हमने बहुत स्मार्टली अपनी मदरलैंड का न सिर्फ दिफा किया है, बल्कि आज बात हो रही है कश्मीर के ऊपर। बहुत कुछ खत्ते में रीडिफाइन कर दिया है हमने। ये जो बोर्ड है ना, ये हमने रीसेट कर दिया है बोर्ड। एब्सोल्युटली जिस मसले पे, जो मसला हमारा तो था, कश्मीरियों का था ही, लेकिन भारत उसे मसला नहीं समझता था, अपनी तरफ से वो उससे आगे बढ़ गया था। आज दोबारा उस मसले पे दुनिया को वापस आना पड़ रहा है क्योंकि हमने स्मार्टली मूव किया है। अच्छा, हम जो दोबारा ये जो समाजी राब्ते की वेबसाइट पे डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, पैगाम है, उसको दोबारा जरा अपने नाज़रीन तक पहुंचा दें। उन्होंने कहा जी, कोशिश होगी कि पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल निकालें। ये बड़ी खबर है। ट्रूथ सोशल एक समाजी राब्ते की वेबसाइट है, उस पे उन्होंने ये पैगाम दिया है। अपनी ही है, जहां वो करते होते हैं। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाएंगे, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा और देखूंगा क्या हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। उनका उसी पैगाम में ये भी कहना था कि ऐसी जंग जिससे बचे हैं जिसमें लाखों लोग मारे जाते, ये उनका कहना था। खुशी है कि इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले में अमेरिका किरदार अदा कर सका, ये भी उनका कहना था। पाकिस्तान और भारत की क़यादत पर फ़ख्र है कि उन्होंने समझदारी दिखाई। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत में भी इजाफा करूँगा, दोनों का नाम लिया, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ तिजारत में इजाफा करूंगा और पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा और देखूंगा कि क्या हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। ये उनका कहना था। ये बहुत बड़ी बात है, ये इसलिए भी बहुत बड़ी बात है अब्दुल्ला जी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है सर्टनली जी। हुमा, मैं एक चीज ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि सदर ट्रंप को भी एक तमगा मिला है कि उन्होंने 2 एटमी ताकतों के दौरान, जो 2 एटमी ममालिक के दौरान जो एक जंग थी, उसमें सीज फायर में कहा। देखिए, इससे पहले यूक्रेन वार में वो सीज फायर नहीं करवा सके थे, इसी तरह इसराइल और गजा के अंदर वो नहीं करवा सके थे। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी खुली है इस खित्ते के लोगों के लिए। अगर पाकिस्तान का ये दरीना मसला कश्मीर, डोनाल्ड ट्रंप इसको हल कराने में अपना किरदार अदा करते हैं, तो ये ना सिर्फ ये कि ये फायरबंदी जो है, बल्कि ये इस पूरे खित्ते के लिए खुशहाली का एक, और उनकी प्रेसिडेंसी के लिए एक बहुत बड़ी हाईलाइट होगी सर्टनली। और आपको पता है जिस तबीयत के वो हैं प्रेसिडेंट, ही लाइक्स टू टेक क्रेडिट। और एक आखिरी बात जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि मैं रात सदर की तकरीर यहाँ सुन रहा था, और जाहिर है जब मुल्क की चीजें होती हैं तो हम उससे कंसर्न होते हैं। पिछली रात भी हम जाग रहे थे, यहाँ सारा लाइव देख रहे थे यूके में। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तकरीर की है। हर जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने जंग लड़ी है, हमारी मुसल्लह अफवाज ने उनको खराज तहसीन पेश किया, साथियों का जिक्र किया। लेकिन जो सबसे अहम बात है, पाकिस्तान को जिस बात पे सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए वो यही है कि अगर दुनिया पायदार अमन चाहती है इस खित्ते में, तो मसला कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करें। जी आसिफ, हम आपसे और भी सवाल करना चाहते हैं। आप हमें मौका जरूर दीजिएगा। आप एक ही सवाल में सारी बातें करना चाह रहे हैं। हम इसलिए भी बातें आपसे करना चाहते हैं, आप दोनों से इनफैक्ट, क्योंकि फखर इंडिया की हत्तल विसा कोशिश रही है ओवर मैनी ईयर्स कि कश्मीर का जिक्र ना हो।
मतलब वो कश्मीर को, क्योंकि कश्मीर का जब जिक्र होता है ना तो साथ सारे उसके जो इश्यूज हैं, द कंटेंशन जो हो रहा है वहाँ, और वो एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड ऑब्वियसली एक रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी इट्स अ थॉर्न इन दैट। अब इंडिया के तो मफाद में बिल्कुल नहीं था कि कोई कभी कश्मीर का जिक्र करे, और ख़ास तौर पे अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो कहें कि जी हम, मुझे समझ आ गई और यही मसला है, ये हल हो जाए तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यही उनके कहने का मकसद भी था। What a blow to Indian leadership के मतलब 10 सालों से मोदी एक कल्चर जो है वो प्रमोट कर रहा है जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 भी रिवोक कर लिया, कश्मीर से बहुत कुछ किया। आई विल नॉट गेट इनटू दैट। और फिर एकदम से दोबारा से ये इशू ऐसा उठना कि अब इसके बैठने की कोई नजर ही नहीं आ रहा। मतलब ट्रंप ने कह दिया है एंड दिस हैज बिकम अ वेरी ग्लोबल इशू नाउ। बिल्कुल हुमा, देखें जिस दिन इंडिया ने पहलगाम के बाद 5 अपने जो फैसले अनाउंस किए थे, तो उसमें जैसे ही इंडस वाटर ट्रीटी जब इन्होंने अबेंस में रखा था, तो पाकिस्तान ने जो मैं समझता हूँ एक बड़ा जबरदस्त और अच्छा फैसला लिया था, वो शिमला एग्रीमेंट को जो पाकिस्तान ने भी अबेंस में रखा। अब इससे होना ये था कि जो दोनों ममालिक के दरमियान था कि कोई टेंशन होगी या जो भी मामलात होंगे वो बायलैटरली हम आपस में तय करेंगे, लेकिन शिमला मुआहदे के बाद पाकिस्तान को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गई कि इसको दोबारा से इंटरनेशनलाइज किया जाए, खासतौर के ऊपर जो कश्मीर का इशू है। तो ये मैं समझता हूं जिस तरह से पहलगाम इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान की जो सिफारतकार हैं या इवन जो सियासतदान हैं, तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की है, खासतौर पे हर इंटरनेशनल जो फ्रंट के ऊपर, चाहे आप वो इंटरनेशनल मीडिया पे देखें, पाकिस्तानी सफारतकार जिस तरह से इस मरतबा प्रोएक्टिवली वहां पे अपना पाकिस्तान का नुक्ता नजर देते रहे, वो एक मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को इसको जारी रखना चाहिए, जो एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी है। एक तो ये कश्मीर का इशू जो है वो ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनलाइज होगा, बल्कि दोबारा से पाकिस्तान को चाहिए कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, अब तो पाकिस्तान उसका मेंबर भी है, तो वहां पे भी इसको दोबारा से जो यूएन की जो करारदाद है उसको दोबारा से उठाने के लिए उसको किया जाना चाहिए। एट द सेम टाइम फकर हमारा जो वो केस है ना कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है, वो हम जब वाकयात होते हैं तो हमने इस मरतबा इस एपिसोड में बड़ा अच्छा दुनिया में उसे पुट अप किया, लेकिन हम उस वक्त नहीं करते उस तरह से। और ये जो भारत की प्रॉक्सीज है हमारे यहाँ, BLA और दीगर लोग जो हैं, वी नीड टू कॉन्स्टेंटली हैमर द वर्ल्ड अबाउट इट कि हमारे यहाँ देखिए जो वाकया हो रहा है इसमें पीछे भारत है। अच्छा आसिफ, आपसे अभी अब्दुल्ला मैं एक चीज इसमें सॉरी एक ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरह आपने कहा कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है, देखें बलोचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा से माजी में किया इस तरह के डिप्लोमेटिकली ये इन मामलात को उठाया है, लेकिन इंडिया इसका बिल्कुल उलट करता है। वो मीडिया पे और बगैर सबूत दिए पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देता है। मैं एक आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए जो 9 की रात को इन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक किया है, मेरे पास ये इतलात हैं और ये कंफर्म्ड इतलात हैं कि जो पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जितने भी PSL खेलने आए हुए थे, वो इस नूर खान एयरबेस से जैसे ही ये इंडिया की जो मिसाइल स्ट्राइक्स की गई हैं उससे चंद लम्हे या एक आध घंटा पहले वहां से वो निकले हैं। तो ये एक इतनी बड़ी मैं समझता हूं कि जो इंडिया की तरफ से है, अब ये हो सकता है कि ये इंडिया ने जानबूझ के किया हो या उनसे मिसकैलकुलेशन हुई हो कि ये पहले उन्होंने वो नहीं किया या पाकिस्तान ने उसके पहले ऑलरेडी इंटरसेप्ट कर लिए थे। लेकिन ये जो भारत की एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो बलोचिस्तान को छोड़े, ये इस तरह के मामलात में ये भारत पाकिस्तान को हर तरह से, चाहे वो फाइनेंशियली हो, क्रिकेट के मैदान में हो, हर हवाले से पाकिस्तान को डेंट पहुंचाना चाहता है। ये जो आपने कहा है ना, बिल्कुल ये नूर खान एयरबेस वाली जो आपने बात की है ना, और साथ ही आपने कहा कि शायद ये इंटेंशनल हो, जानबूझ के किया और शायद मिसकैलकुलेशन हो। सैडली दोनों चीजें हो सकती हैं वेयर इंडिया इज कंसर्न, क्योंकि इतनी मिसकैलकुलेशंस हो सकती है, क्योंकि जानबूझ के तो सब कुछ कर ही रहे थे लेकिन इतने मिसकैलकुलेटेड थे ये सारे। अच्छा आसिफ, आपसे एक और बात पूछनी है। हम ये सोच ही रहे थे कि इंशाल्लाह जब ये सब कुछ जरा सेटल होता है, जैसे कि वी वर होपिंग कि कोई सीज फायर हो जाए, जो हो गई, तो उसके बाद देखिए इंडिया ने, मोदी ने और उसकी सारी मैनेजमेंट मशीनरी ने पूरे इंडिया की आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। उनको तो सच नजर नहीं आना कि एक्चुअली हाउ द थिंग्स प्लेड आउट, किसका पलड़ा भारी रहा इस सारे सिनारियों में। और उसके बाद जब उनको ये बता दिया, वो ढोल बजाना स्टार्ट हो गए कि जी हमने ऑलमोस्ट पाकिस्तान फतेह कर लिया है, फिर सीज फायर कर ली, तो वो तो थोड़े से कंफ्यूज होंगे। बट आउटसाइड इंडिया क्या दुनिया ने देखा कि यहाँ क्या हुआ है, और क्या उन्होंने मतलब उस तरह देखा कि आर वी एक्सपेक्टिंग
some op-ed, some editorial, some written paper कि यहाँ जो इस सिचुएशन में हुआ है, जो इस खित्ते में हुआ है, because India thinks totally something else. उनको बिल्कुल नहीं अभी समझ आई कि उनकी हुकूमत का कितना बड़ा फेलियर था। आप बाहर बैठे हैं आसिफ, आप बताएं वहाँ कोई ऐसी टॉक्स हो रही हैं? पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त जो हैं इस जंग के ऊपर हैं और जो कुछ हुआ है उसने पूरी दुनिया को हैरान किया है। आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखें, यहाँ पे ना सिर्फ मगरिब की टेक्नोलॉजी फेल हुई, यहाँ पे ना सिर्फ इजरायली टेक्नोलॉजी फेल हुई, यहाँ पे ना सिर्फ रशियन टेक्नोलॉजी इस जंग के अंदर फेल हुई, बल्कि चाइना ने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अब यूनिपोलर वर्ल्ड थी उससे निकाल दिया है दुनिया को और बताया है कि चाइना भी टेक्नोलॉजिकली कितनी बड़ी ताकत बन चुका है कि उसने 3 टेक्नोलॉजीज को जो पाकिस्तान के साथ शेयर थी उसमें उन्होंने जो है इंडिया जिस तरीके से हमें कुछ समझना ही छोड़ चुका था, पाकिस्तान ने अपनी जो एक्सपर्टीज थी उनसे पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। और अब जो टेक्नोलॉजी की ही जंग है तो पूरी दुनिया हैरान है कि इस तरह की जंगी सूरत हाल जब अगर उनके साथ पेश आती है तो वो इसका क्या तो यूके में बैठे हुए जो इंडियंस हैं वो भी अपने ही न्यूज चैनल्स देख के उसी तरह मुतासर होते हैं या उनमें कुछ सेंस प्रिवेल करती है? जी अब्दुल्ला, देखें हमारी जो टारगेट ऑडियंस है ना वो इंडिया के लोग नहीं है जो अपने चैनल देख के गुमराह हैं या वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनके 5 जहाज पहले ही दिन। नहीं, यूके में मैंने कहा आपका इंटरेक्शन होता होगा ना, जाहिर है वहां तो सब कॉन्टिनेंट की कम्युनिटी बहुत बड़ी है दोनों मुल्कों से। पहले दिन यहाँ पे जो है वो मैनचेस्टर में एक प्रोटेस्ट किया था पाकिस्तानी कम्युनिटी ने और फिर लंदन में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था भारतीय हाई कमीशन के बाहर जो पाकिस्तान की टेरिटरी वायलेट हुई थी। लेकिन यहाँ पे इंडियंस जितने भी हैं उन्होंने किसी किस्म का जो है कोई ना तो वो बढ़के मारी है और ना आके उन्होंने वार एंड होने पे, क्योंकि यहाँ पे वो बैलेंस्ड किस्म का मीडिया देख रहे थे इसलिए वो मुतफक्कर हैं। और कल जो लोग हमें मिल रहे थे तो वो कह रहे थे थैंक गॉड के सीज फायर हो गया, दोनों मुल्कों के लिए अच्छा नहीं था और ये इस तरह की बात वो कर रहे थे। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि सबसे अहम बात ये है कि जितना स्मार्टली हमने जंग के मैदान में प्ले किया है, अब इम्तिहान है कि क्या मुज़ाकरात की मेज पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप भी क्या उतना स्मार्टली मूव कर सकेगी, क्या हम मुज़ाकरात की मेज पे भी उसी तरह कामयाबियां समेट सकेंगे। इससे पहले पाकिस्तान का जिक्र होता था तो बलोचिस्तान की इंसर्जेंसी की बात होती थी, इससे पहले पाकिस्तान का जिक्र होता था तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात होती थी। लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा जो मुल्क है टॉकिंग पॉइंट्स भी पाकिस्तान के हवाले से चेंज हो गए हैं। सॉरी दिस इज ऑल द टाइम वी डू हैव सम टाइम। ये बाय द वे इससे पहले आसिफ जो आप बात कर रहे थे ना कि टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, आई एम सॉरी ये टेक्नोलॉजी आप अक्रॉस द बॉर्डर उनको दे देते ना वहां भी फेल हो जाती है। इट्स रियली हम कल परसों से बात कर रहे हैं मैन बिहाइंड द मशीन। टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट तो हमें भी हमारे पास तो है ही है, उनके पास भी कुछ ना कुछ तो होगा, एम ही तो नहीं हवाई फायर कर रहे थे और तो लगता है, बट इट्स रियली द स्किल एंड ऑल्सो द एटीट्यूड। जब आप इतने ह्यूमरस हो जाए ना और जब आपकी आंखों पे लिटरली पट्टी बंध जाए और उसमें आपका मीडिया और आपके अखबारात और आपका टीवी चैनल सारा दिन आपको बता रहे हो तो क्या आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। मतलब आप कदम रखेंगे पाकिस्तान में और पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, तो फिर आप बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हैं। इंडिया वाली गलती नहीं करने। जी आसिफ, इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सपर्टीज भी थी और महारत भी थी और जज्बा भी था और ये वो जज्बा ही लड़ा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से हम जिन टेक्नोलॉजीज को सुपर माना जाता था, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि हमारे अगर थंडर उसको गिराते हैं राफेल को तो इस पे दुनिया हैरान होती है। मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्सपर्टीज जो थी वो इतनी इस पे दुनिया के दिफाई तज्जियाकार काफी बात कर रहे हैं, इस पे स्टडी भी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ बशीर चौधरी, थैंक यू फखर फॉर बीइंग विद अस एज वेल। और ये है सूरत हाल। देयर इज सो मच टू अनफोल्ड हियर, देयर इज सो मच टू सी। थोड़ा सा हमें अपनी भी इंट्रोस्पेक्शन करनी है और हमें थोड़ा सा अपना माइंडसेट भी चेंज करना है, बिकॉज वो जो हम उसकी बात कर रहे हैं ना कि इन्होंने बिल्कुल अपनी कौम को इंडिया ने आंखों पे पट्टी बांध के एक पटरी पे चढ़ाया हुआ है कि जी ये है थोड़ा सा उसका असर
अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में भी आया है, क्योंकि यहाँ भी कुछ पॉकेट्स हैं जो शायद ये समझना स्टार्ट होगी कि जी इतना बड़ा मुल्क है, इतना एडवांस्ड है, बॉलीवुड है और दुनिया तो इनको इकोनॉमिकली इनको बड़ा सराहती है एंड ऑल दैट। नॉट रियली, मतलब ये 2 हफ्तों ने तो सब कुछ एक्सपोज करके सामने रख दिया ना। तो लिहाजा अगर हमें भी कोई गलती से किसी क्वार्टर में कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता था इन द रीजनल सेटअप, गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज अब हमें पता चल गया वी आर एट पार विद एनीबडी, नॉट जस्ट इन दिस रीजन, एनीबडी इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान ने इस रीजन में, इस खत्ते में बहुत सारी चीज़ें इन लिटरली 2 हफ्तों में रीडिफाइन कर दी हैं और भारत ने हमें ये मौका खुद प्लेट में रखकर फराहम किया है और उसकी जो प्लानिंग है वो उसी को उल्टी पड़ गई है। इस सारी सूरत हाल अब जाहिर है आगे मुज़ाकरात का सिलसिला कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत और भारतीय मीडिया पर्टिकुलरली वो तो उससे भी इनकारी है, वो तो इससे भी आपको पता है हमेशा से प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे सीज़फायर की कोई कंडीशंस ही नहीं है, कोई बातचीत नहीं जैसे हमेशा वो हर चीज से और पर्टिकुलरली बातचीत से भागते रहे हैं, वो इस मर्तबा भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भाग जाएं, बात ना करनी पड़े। सो या उसका क्या हल होगा? भागते हुए तो हमने उनको देखा है ना, तो इससे भी निकलने की कोशिश। हम सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपनी पाक आर्मी को देंगे जिन्होंने अपना जानों पे खेल के सारी रात हमारी पूरी कौम की, पूरे मुल्क की हिफाजत की। हमारी आर्मी ने इस चीज़ को साबित किया है कि हम नंबर 1 हैं। तू निशाने अज़्मे आली शान, अर्ज़ पाकिस्तान, पाक सरज़मीन, पाक फौज जिंदाबाद। लगता था कि हम डर जाएंगे, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। ने भरपूर जवाब दिया और इंडिया मेरे ख्याल में अपनी ईंट से ईंट बजवा के अभी जो है वो सीज़ फायर करवाने में बहुत मुतमईन होगा। पाकिस्तान और पाक फ़ज़ाइल को खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला की मदद से ही हमें ये फतह नसीब हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जीत गया, बहुत मजा आया। अल्लाह के मदद से इंडिया हार चुका है और पाकिस्तान जीत चुका है और पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वाला जज्बा चाहिए। सो क्यूट, बिल्कुल यही जज्बा था और खुशी इतनी सीज़ फायर की। हु वांट्स वॉर? मतलब देखिए कितने मासूम बच्चे, इनको तो शायद समझ भी नहीं आती होगी व्हाट इज वॉर, बट दे स्टिल वांटेड। मतलब उस पीस की, उस अमन की इतनी खुशी है। आई विश उस अमन तक पहुंचने में पाकिस्तान ने जो अचीव किया वो भी काबिल सताइश है। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नजर आई हमें, हमारे डिप्लोमेटिक सतह से, हमारे फॉरेन ऑफिस से, हमारे सियासतदानों से, ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी पाक अफवाज से, हमारी पाकिस्तान नेवी से, जिसने करीब नहीं आने दिया भारतीय नेवी को अपने समुद्रों के। हमारे शाहीनों पे तो मतलब हम जितना फख्र करें कम है कि दुनिया उन्हें मान गई है, जान गई है, पहले भी जानती थी लेकिन रीस्टैब्लिश हो गया है वो टॉप गन एक बड़ी मशहूर मूवी, मतलब आजकल लोग जानते हैं कि नहीं, वो होती थी, उसका एक सेकंड जो बहुत सालों बाद पार्ट 2 आया। मतलब एक नई टॉप गन बननी चाहिए लिटरली, मतलब हमारी एयरफोर्स पे बेस करते हुए। लेकिन ये सब कुछ हुआ किस तरह? पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर कैसे हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है, पीपल वांट टू नो। अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन और CNN बहुत कुछ सामने ले आया है और CNN रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम को एक गैर मामूली इंटेलिजेंस मिली, जिसके बाद आला तरीन सतह यानी अमेरिकी सदर और नायब सदर मुतहर्रिक हुए और JD वैंस ने भारत को बराह रास्त इंगेज किया और फिर चंद घंटों में ही बात सीज़ फायर तक पहुंच गई। एग्जैक्टली क्या हुआ था? कल से मैं इंट्रिग्ड हूं कि गैर मामूली इंटेलिजेंस क्या हो सकती है। ये मैं वैसे इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं करता कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, ये तो पाकिस्तान बता रहा था, तो इसमें इंटेलिजेंस वाला एलिमेंट शायद कम है। सहाफ़ी निक रॉबर्टसन अभी एक तरह से इसकी तस्दीक करते हुए बताते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भारत पर जब मिसाइलों की बारिश हुई तो ही वो मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुए और खुद फिर उन्होंने राब्ता किया। हाँ, मतलब उसके बाद क्या क्या हुआ, सुनिए उन्हीं की जुबानी। निक रॉबर्टसन की जुबानी सुनिए। सर्टनली ए सेंस ऑफ रिलीफ, और होपफुली हमने तो रिलीफ महसूस किया ही है। अब बॉर्डर के उस पार भी रिलीफ मीडिया को देख के तो नहीं लगता कोई रिलीफ आया है, मगर आई एम श्योर कि जो आवाम है ना, जो नॉर्मल लोग हैं, जो बसते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कारोबार करते हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनमें ज़रूर रिलीफ आया होगा। हम चाहते हैं कि उनमें आया हो, क्योंकि हु वांट्स वॉर? मतलब कौन कहता है कि वो जंग हो रही हो, कितना मजा आएगा। स्केल भी तो मतलब, बहुत बड़ा है ना, एक अरब से ज्यादा आबादी है, अगर उसमें 2% लोग भी ये जिंगोइज्म कर रहे हैं, चाहते हैं, तो वो 2 करोड़ बन जाते हैं। सो वो भी तो स्केल देखें आप। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इन द स्टूडियोज मज़हर अब्बास साहब, और साथ ही इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट एजाज सैयद। सो एजाज, हम बहुत इंट्रीग्ड हैं कि ये
जिसका CNN बार बार तस्करा किया है कि एक इंटेल मिली और उसके बाद JD वेंस ने खुद नरेंद्र मोदी से रब्ता किया, क्या हो सकता है? और उस वक्त तक भी शायद वो सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बाद फिर उसके बाद भारत खुद राबता करने पर मजबूर हुआ और उसने जगह जगह बात की कि आप कुछ कराइए, आप कुछ कीजिए। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला, जो CNN रिपोर्ट कर रहा है या निक रॉबर्टसन जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो क्रेडिबल है। मैं निक रॉबर्टसन को जाती तौर पे जानता हूँ और निक रॉबर्टसन के साथ मैंने दोहा में और इस्लामाबाद में थोड़ा सा काम भी किया और मुझे पता है कि वो इस तरह की खबर नहीं देते। निक रॉबर्टसन, इनका पूरा एक बैकग्राउंड है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि वो क्या मालूमात हैं जिनकी मुताबिक जिसकी वजह से भारत मजबूर हुआ और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वो हरकत में आई। देखिए, वो मालूमात बड़ी सीधी सी मालूमात हैं। वो मालूमात ये हैं और ये माजी में हो चुका है, ये कारगिल के दौरान हो चुका है, उस वक्त भी इस तरह हुआ था। ये 1987 में हो चुका है, उस वक्त भी यही हुआ था और हिस्ट्री ने रिपीट किया है उसी सारे मामले को। मालूमात जो मेरे पास मालूमात है वो ये हैं कि जब पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया है और जो बड़ा भरपूर जवाब था, तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया कि अब हम भारत को जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर भारत ने हमारे जवाब का फिर जवाब किया तो फिर हम भारत के साथ वो उस मैदान में आएंगे जहां पर भारत कभी भी हमारे करीब भी नहीं आ सकता और यहाँ पर जो कार्रवाई हम करेंगे लिमिटेड स्केल के ऊपर, फिर वहां पर चिड़िया भी नहीं होंगी, वहां उस इलाका, वो जो इलाका है वो स्टोन एज में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? जी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने लिमिटेड नोयत का ज़हनी तौर पे इस बात का फैसला कर लिया था कि अगर बात आगे बढ़ी जो है वो आगे बढ़ता है। जी अब्दुल्ला जी, बात आगे बढ़ी। नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास की भी खबरें आ रही थी ना? जी। तो नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास की जब खबर आई, आप जरा टाइमलाइन देख लीजिए कि नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास बुलाने का जब ऐलान हुआ, पाकिस्तान में खबर आई बेसिकली, क्योंकि बाद में जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस बात को डिनाई किया कि नहीं, हम कोई बुला नहीं रहे, लेकिन मूवमेंट थी, ग्राउंड के ऊपर मूवमेंट थी, जो हमारा इक्विपमेंट है उसकी मूवमेंट थी और हमारे इक्विपमेंट की जो मूवमेंट है उसको जो खिला में मौजूद सैटेलाइट है वो देख रही है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो कुछ भी मूवमेंट हुई है उसको खिला में मौजूद सैटेलाइट, अमेरिकी सैटेलाइट वो देख रही है। तो एट दैट टाइम अमेरिका ने बताया कि देखिए हमारे पास जो इंटेलिजेंस मालूमात आई है, क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस ग्राउंड के ऊपर भी है और सैटेलाइट इमेजरी भी है उनके पास डबल, यानी कि ग्राउंड की जो मालूमात है उसको सैटेलाइट इमेजरी जो है वो एविडेंस देती है। तो अमेरिका ने देखा कि जहां जहां पर हमारी खास इंस्टॉलेशन है वहां पर एक्टिविटी है और ग्राउंड पे भी अमेरिकी डिप्लोमेट आपको बताया कि यहाँ पे बड़े एक्टिव रहे हैं, उन्होंने इतला दी अमेरिका को। उसके बाद माइको रूबियो ने पाकिस्तान में राब्ता किया। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा से राब्ता किया और फिर उन्होंने सीधा राब्ता किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ से। आप ये देखिए, ये बड़ी अनयूजुअल बात है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ से अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को इस बात का पता है कि पाकिस्तान की जो कैबिनेट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग थी उसमें इख्तियार मुसल्लह अफवाज को दे दिया गया था कि आपने जब मर्जी आप जो मर्जी निशाना बनाए, जब मर्जी निशाना बनाए और जो मर्जी तरीका कार इख्तियार करें। तो उनको पता था कि यहाँ पर एक बंदा है जिससे बात करनी होगी और वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है। और आप देखिए सीक्वेंस देखिए कि यहाँ पर बात करने के बाद में उन्होंने भारत में बात की, जयशंकर से बात की और भारत की जो बाकी लोग हैं उनको ये पता लगा कि ये पाकिस्तान मीन्स बिजनेस। तो फिर जो हालात डी एस्केलेट हुए और मैं अब आपको 1987 की एक बात बता दूं
1987 में भारत और इजराइल ने पाकिस्तान का जो कोहटा रिसर्च लेबॉर्टरीज हैं उनको अटैक करने का फैसला किया था, जहां पर उनके पास जो मालूमात थी कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है, हालांकि उस वक्त तक पाकिस्तान एटम बम बना चुका था। तो हिंदुस्तान और इजराइल एट दैट टाइम उनका प्लान था, और हिंदुस्तान के त्यारे और इजराइल के त्यारे हवा में भी गए। तो एट दैट टाइम पाकिस्तान की तरफ से एग्जैक्टली ये मैसेज दिया गया कि हमारे आपके पास जो चीज है एग्जैक्टली वही चीज हमारे पास है। ये जनरल जौल अपने मैसेज दिया था एट दैट टाइम राजीव गांधी तो उन्हें बताया गया था कि आपके पास जो चीज है वो हमारे पास भी है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें कि हम वो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर वो डी एस्केलेट हुआ। तो बहुत सारे और देखिए इसका मकसद भी यही था, पाकिस्तान के एटमी ताकत। एक तो सलाम है उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ और जितने साइंसदान और अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर, मतलब जो लोग इस प्रोग्राम में शामिल रहे। आज इस खत्ते में अगर बैलेंस ऑफ पावर है और डिटरेंस क्रिएट की गई है तो वो इसी प्रोग्राम की बरूने मिन्नत है। मतलब साहब ये बता रहे हैं अभी एजाज भी, एंड ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज में भी अभी वी टॉकिंग अबाउट इट इन द ब्रेक। अब ये जब देखी होगी एक्टिविटी ऑन दो सेंसिटिव साइट्स जो कि इंटेलिजेंस है, अमेरिका ने ऑब्वियसली उसके बाद बातचीत शुरू की, तो ये ऑन द अदर साइड इंडिया भी तो देख ही रहा होगा ना कि क्या हो रहा है। हाँ, सैटेलाइट तो उनकी भी है तो उनको भी तो नजर आ रहा होगा। मतलब हमें क्या तीसरे किसी आने की जरूरत भी थी? आपस में दोनों को नजर नहीं आ रहा था, मतलब इंडिया को नजर नहीं आ रहा था कि वेयर वी आर गोइंग विद दिस वन। सो इसको जरा एक्सप्लेन करें। देखें, जो सूरत हाल बनी है हमारी उसमें ये बात तो तय है कि आपने हर महाज पे इंडिया को पीछे ढकेला है। मैं सिर्फ जंगी महाज की बात नहीं कर रहा, आप सिफारती महाज देख लें, आप सहाफ़ती महाज देख लें, आप सियासी महाज देख लें, हर जगह आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी नज़र आती है, हर जगह आपको एक मैच्योर्ड अप्रोच नज़र आती है। आप बिल्कुल रैशनली आप वो कर लें। हमें भी, हमारी भी इंटरनली बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते रहते हैं, डिबेट करते रहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं। कल भी उठाते थे, आज भी उठाते हैं, कल भी उठाएंगे। इंडियंस को क्या सोचता है, इंडिया के लोगों को क्या सोचता है कि आप कौन सा वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करके अचीव क्या करना चाहते हैं, आप कौन सी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। आपने कश्मीर में क्या कर दिया, आपने नागालैंड में क्या किया हुआ है, आपने जो है वो सिखों, आप देखें कि कितनी खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी थी अमृतसर पे अटैक करके, यानी खुद ही अमृतसर पे अटैक किया ताकि सिखों का जो पाकिस्तान के हवाले से एक राय है उसको तब्दील किया जाए। इतनी खौफनाक सिचुएशन क्यों इंडिया में क्रिएट की? वैसे फुटनोट मज़हब साहब, दे शुड बी हेल्ड आंसरेबल टू दिस। ये इस एक्शन में तो इंडिया के अंदर यही मैं कह रहा हूँ, इम्प्लोजन होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। असल चीज़ ये है कि इंडिया में पोस्ट वाजपेयी और पोस्ट मनमोहन सिंह जो इंडिया इमर्ज होकर आया है उसमें हेट नज़र आता है, हेट अगेंस्ट पाकिस्तान, हेट अगेंस्ट माइनॉरिटी पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, उसके अंदर और बहुत ही मैच्योर्ड लोगों के अंदर जो है इस तरह की नेगेटिव अप्रोच नज़र आती है। तो इंडिया के लिए सोचने को बहुत कुछ है कि आपका सेकुलरिज्म खत्म हो गया है। आपके यहाँ जहां गांधी के कातिल को हीरो बना के पेश किया जा रहा हो वो भारत कितना तब्दील हो गया है, ये इंडियंस के सोचने का है। हमारे सोचने का क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। हम कल भी कहते थे कि बातचीत करें, हम कल भी कहते थे, हम कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ क्या है कि सलामती कौंसिल में हम नहीं गए थे, आप गए थे। सलामती कौंसिल की करारदादें हैं, उस पर अमल कर लें। हमने तो इवन जनरल मुशर्रफ के पीरियड में हम उससे आगे भी चले गए थे कि चले आप हल गए, फिर 6 या 7 पॉइंट का हल एक तलाश किया गया, लेकिन वो बात भी सबोटाज कर दी गई। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमेशा भी कभी भी एंटी इंडिया पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बनाया गया पाकिस्तान के अंदर। कभी भी एक जमात ने खड़े होकर एक इंडिया एंटी इंडिया नैरेटिव को, मैं पोस्ट 80s की बात कर रहा हूँ, नहीं नजर आता है आपको। और मतलब जब से हमने होश संभाला या होश संभालने से पहले भी हमने कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस बुनियाद पर वोट पड़ते नहीं देखा कि वो इंडिया से कितनी नफरत करते हैं। इवन देख लेना आप देख लें कि 71 का जो एपिसोड था उसके बाद 72 में
पाकिस्तान की लीडरशिप शिमला गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शिमला गए, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेकर गए, एक शिमला एग्रीमेंट करके आए। उसके अंदर फिर आपने इंडिया में इंदिरा गांधी ने एटमी धमाका कर दिया। उसके बाद भी इंतज़ार किया गया। साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने सारे फॉरेन सेक्रेटरीज वगैरह को अमेरिका भेजा, दूसरी जगह भेजा कि इंडिया को रोका जाए, सैंक्शन। उसके बाद हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज टोल्ड बाय हेनरी किसिंजर के वी विल मेक यू अ हॉरिबल एग्जांपल। इसमें चलिए तो पाकिस्तान उससे निकल कर आया है। आज पाकिस्तान में बड़ी मुश्किलों के बाद पॉलिटिकल मेच्योरिटी नजर आती है। अच्छा, यहाँ से आगे क्या होगा? यहाँ से आगे क्या होगा? एक तो अमेरिकी सदर का कश्मीर का दोबारा तस्करा करना, और उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे इस हजारों साल पुराने मसले को वो हल कराने की। जी 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 एजाज। अब्दुल्ला और हुमा, आज एक हिस्टोरिक डे है इस एतबार से। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। 11 मई 1998 याद रखना चाहिए। 11 मई 1998 को हिंदुस्तान ने पोखरान में न्यूक्लियर तजर्बा किया था जी, और उसका जवाब पाकिस्तान ने 28 मई और 30 मई को दिया था। हिंदुस्तान ने यौम तकबीर भी मनाते हैं। मई का महीना सर्टली, मई का महीना हमारे लिए बहुत इवेंटफुल रहा है हमेशा ही तारीख में। देखिए सीज फायर करके एक अच्छी एक खुशी का एलिमेंट भी हमने बीच में डाल दिया, और इंडिया ने ऑब्वियसली अपनी हार ही मानी, क्योंकि वो तो कह रहे थे हम तो आधा पाकिस्तान जो है फतह कर ही चुके हैं। मदद साहब, ये सीज फायर शुड बी अ मोमेंट ऑफ जॉय बेसिकली, मतलब कि एस्केलेट हो रही थी बात और सीज फायर हो गई एंड ऑल दैट, लेकिन इसमें भी इंडिया को खानी पड़ी क्योंकि कश्मीर का जिक्र आ गया। अभी जो उसकी डिटेल्ड जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मसला हमें ढूंढना पड़ेगा, दिस थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड मसला ऑफ कश्मीर नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इंडिया वुड नॉट हैव वांटेड दैट एट ऑल। मतलब वो इतना ऐसे उठ के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आके ठक करके पड़ गया है। देखिए, अगर आप ये देखें कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं और वहाँ गल्फ लीडर से भी मुलाकात होगी उनकी, और उससे पहले ये डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी हौसला अफजा है। और देखना ये है कि सीज़ फायर के बाद, जो कि ज़ाहिर है बहुत दोनों तरफ के अवाम के लिए बहुत इत्मीनान की सूरत हाल बननी चाहिए, और पाकिस्तान में तो ख़ुसूसी तौर पे हम तो अच्छे खासे न्यूज़ रूम में बैठे थे, हमें सिचुएशन रूम में ले आया गया, हमें वॉर रूम में ले आया गया। अब वापस हम सिचुएशन रूम में आए और होपफुली एक आध दिन में हम वापस न्यूज़ रूम में चले जाएंगे। होपफुली ऐसा ही होगा मदद साहब, लेकिन ऐसा कैसे होगा? एजाज को शामिल गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद आपकी भी राय लेंगे। एजाज, मतलब अब एक ठीक है, भारतीय मीडिया कुछ चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, उस पर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन क्या जो सीज़ फायर का मुआहदा है उसे भारत ऑनर करता हुआ आपको नजर आता है? मंडे से दोनों मुल्कों के बीच कोई डायलॉग होता हम देखेंगे? मतलब जब सीज फायर का ऐलान किया गया तो उसमें कैटेगोरिकली दूसरे पैराग्राफ में यह भी लिखा गया कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत शुरू होगी, लेकिन भारत इतने अरसे से बातचीत से इनकारी है। तो अब जब इतनी सुबकी डोमेस्टिकली उठाना पड़ी है, उसके बाद बात भी शुरू कर दे पाकिस्तान से। ऑल्सो उसके बाद जो एजाज उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उन्होंने कहा कोई बातचीत नहीं होगी। तो ये उन्होंने इस पॉइंटर को बिल्कुल ही नेगेट ही कर दिया। एजाज, अच्छा देखिए, बात ये है कि भारत ने सीज फायर को माना है, इसीलिए भारत ने आप देख लें कि कल शाम तक, कल रात तक बरनाला में आजाद कश्मीर का इलाका है, समाहनी हो गया, वहां पर सीज फायर के अनाउंसमेंट के बावजूद भी बड़ी ज्यादा वायलेशंस थी। गो के उस साइड पे भी इस तरह की रिपोर्ट्स हो रही थी कि वो ये इल्जाम लगा रहे थे कि पाकिस्तान तो वायलेशंस कर रहा है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सीज फायर हुआ और भारत ने पब्लिकली उसको अडेयर किया, माना और अनाउंस किया कि हम सीज फायर करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो सीज फायर है इसका अनाउंस किया गया है 12 मई तक। 12 मई तक का जो सीज फायर है, इसमें जो बातचीत का पहला राउंड है वो ट्रेडिशनल मिलिट्री टू मिलिट्री राउंड है। ये जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त कोई राब्ता नहीं था, लेकिन दो अफराद थे जो बराह रास्त तरीकाकार के तहत। वो कौन थे? वो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन।
आप देख लीजिए उनका वक्तन दोनों का राब्ता। शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करनी है। आप दोनों हमारे लिए एजाज, आप भी और मज़ा आप भी। शहरी साहब मुबारक हो आपको और पूरी कौम को ही हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि एक ऐसी जंग जो हम पे अगेन हम कहेंगे मुसल्लत ही की गई, जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था, हमें एक इल्ज़ाम लगा के हमें बीच में घसीट लिया गया और फिर हम पे वार करना शुरू कर दिए। वो सीज़ फायर के थ्रू जो है अब स्टॉल हो गई है और रुक गई है। दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हम तो कहेंगे आपके पाकिस्तान मिलिट्री तो प्राइमरीली ऑफ कोर्स, बट आर पॉलिटिकल लीडरशिप एंड आर डिप्लोमेटिक एंडेवर्स दैट हैव टेकन प्लेस। जी शुक्रिया हुमा अब्दुल्ला, आप दोनों को भी खैर मुबारक और हमारे आपके सारे व्यूअर्स और सारे पाकिस्तानी कौम को बहुत मुबारक कि ये 4 दिन जो गुजरे उनसे हमने भी बहुत सबक सीखे हैं और मैं समझती हूँ दुनिया ने भी इस पूरे क्राइसिस को अपनी सांस रोक के देख रहे थे। तो बात ये है कि देखिए हम एक दूसरे से अभी जो भी बात कर रहे हैं एक ऐसे वक्त से गुजर के आए जिससे हमें आगे की देखनी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह अपने आप को कंडक्ट किया, प्रोफेशनलिज्म, स्ट्रेटेजिक तहम्मुल, और फिर जब उनका वक्त आया हमला करने का तो उन्होंने फिर कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी डिटरेंस कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में। ठीक है ना, ये तय हो गया, ये एक बात तय हुई कि पाकिस्तान के पास खासी डोमिनेटिंग डिटरेंस कैपेसिटी है कन्वेंशनल। वो समझते थे नहीं है, पुलवामा उनके लिए वो तो एक ट्रेलर था ना, तो आप पूरी फिल्म चली है कि पाकिस्तान की कन्वेंशनल कैपेसिटी डिटरेंस की कितनी है। हमें अनथिंकेबल न्यूक्लियर ऑप्शन के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। वो एक आखिरी डिटरेंट होता है जो हम अपनी जबान पर भी नहीं लाना चाहते, इतना वो होता है, मुज़िर होता है सबके लिए। अच्छा, दूसरी बात इसमें से निकली कि आपने जब डिप्लोमेटिकली सारे आप लोग मुत्तहिद होते हो तो कितने आपके देखिए नतायज निकलते हैं। नॉर्मली एक हमारे यहाँ आपको पता है ना, ढीला सा काम चल रहा होता है, कोई डेस्क पे दे देते हैं, किसी को नंबर 2 को दे देते हैं, नंबर 2 का काम कर रहा होता है। तो इसमें गुफ्तन बर्खास्तन नहीं हो सकता काम डिप्लोमेसी में। और जब हम एक साथ मिलके हम सब कर रहे थे, टेलीविजन पे लगे हुए थे, आप लोग अपना काम कर रहे थे बहुत रिस्ट्रेंट के साथ, टोटली मेकिंग इंडियन मीडिया लुक कॉमिकल, यू नो। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम सारे मिलके इसको एक फ्रंट संभाल लिया था। उससे बहुत फर्क पड़ा है पाकिस्तान की साथ और पाकिस्तान ने जो अचीव किया है। और अचीव क्या किया है जी, डिटरेंस के अलावा वो तो मिलिट्री अस्करी आपका बहुत अहम एक मैसेज चला गया है। अब उनको सोचना पड़ेगा, उनकी पूरी मिलिट्री कैलकुलस बदलेगी ना। ये भी सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड नहीं है, जो उनका एक हाल था कि कम से कम उनके दोस्तों में, वेस्टर्न ममालिक में ये एक तन्हाई हो गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान सिर्फ एक ही दोस्त है, हमारा तो बहुत बड़ा दोस्त है चीन। उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज भी साबित हुई है दुनिया को, जो बहुत आगे अब नजर आ गई ना सबको। और जिसको वो अपना बहुत बड़ा दोस्त समझते थे या समझते हैं, है भी अमेरिका, उसने क्लियरली उनकी साइड अलग से नहीं ली। अब सदर ट्रंप ने जब आज समाजी राब्ते की वेबसाइट पे पैगाम लिखा है तो उन्होंने दोनों मुल्कों के साथ तिजारत बढ़ाने के इरादे का इजहार किया। साथ ही उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जिसे आई एम श्योर कि इंडिया को अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि वो मसला कश्मीर पे डिस्कशन चाहते ही नहीं है। सदर ट्रंप लिख रहे हैं कोशिश होगी कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर ये हजारों साल पुराना जो मसला है, मसला कश्मीर, इसको हल किया जाए। मसला कश्मीर कमिंग बैक इनटू ग्लोबल अटेंशन, ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है। इस स्टेटमेंट के बाद तो लगता है कि रही थी, थैंक यू आपने कह दिया। जी, अब इस स्टेटमेंट के बाद तो लगता है कि अगर कुछ गेन किया था इंडिया ने इस स्कर्मिश, इस वॉर के थ्रू, तो वो तो नेगेटिव जीरो में चला गया। मतलब ये तो बिल्कुल ही दे हैव फेल्ड एट एवरी लेवल। बिल्कुल, देखिए बुरा हशर तो इस वक्त हुआ है और उनको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, अपनी खुद एहतसाबी करनी चाहिए कि ये निकले थे क्या करने।
और हुआ क्या? देखिए, एक बात हमें एस्टैब्लिश करनी चाहिए। आपने टैरिफ्स की बात की, बिल्कुल बिग अपॉर्चुनिटी, इसको भी वॉर फ्रंट बना के आगे बढ़ें तो आपका मुल्क तरक्की से मतलब आप तरक्की की राह पे गामजन होंगे। उसने ऑफर किया है आपको, तो बस ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स के उनका अमेरिका के साथ तो ट्रेड ही आपका सबसे बड़ा सरप्लस होता है ना। अब अगर मैं ये कहना चाहती हूँ, एक जो चीज आप जैसे आपने कहा व्हाट हैव दे गेन, उनको खुद एहतसाबी बिल्कुल करनी चाहिए कि इन्होंने इसमें क्या खोया क्या पाया। उनकी तनसीबात की तो मुझे और आपको इत्तला ही नहीं होगी, क्योंकि वो कभी बताएंगे नहीं कि उनके साथ कितनी तबाहकारियां हुई हैं। हम मफसूजों पे ही बात कर रहे होंगे, लेकिन बातें छुपती नहीं है जी। अब तो निकलना शुरू, अगले हफ्ते में सारी बातें साफ आ जाएंगी सामने के क्या उन्होंने क्या खोया और पाया। तो मेरे ख्याल में इसमें उन्होंने कुछ नहीं। देखिए, उन्होंने कश्मीर, जैसे आपने कहा, कश्मीर सामने आ गया ना, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कभी कि इसका डिस्कशन भी हो। टैरिफ्स आ गए हमारे लिए, कश्मीर आ गया, और हम जाहिर है इंडस वाटर ट्रीटी को फिर वापस लाएंगे किसी भी मतलब वसी डिस्कशन में। उन्होंने खुद कहा है कि हम चाहेंगे कि उनके जेडी वैंस ने कहा प्रेसिडेंट कि हम चाहेंगे कि तीसरे मुल्क में ठंडे माहौल में ये डिस्कशन करें, अपनी ब्रॉडर डिस्कशंस करें, क्योंकि अमन तो नागुज़ीर है। लेकिन भारत ने अमन को नागुज़ीर नहीं समझा है जी। ये एक वाहिद मुल्क है जो अमन को नागुज़ीर नहीं समझ रहा खित्ते के लिए। 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी लिव्स इन साउथ एशिया जी, पूरा साउथ एशिया जो है। तो इन्होंने इसको यरगमाल किया हुआ है अपनी जारहाना और अभी एक्सट्रीमिस्ट सोच से। इनको सोचना पड़ेगा व्हाट आर दे गेनिंग, व्हाट आर दे स्ट्रेटेजिकली सोच रहे हैं। उनकी हिंदुत्व तो आइडियोलॉजी तो किसी की चेंज नहीं होती जी एक शिकस्त के बाद, बल्कि मैं समझती हूँ वो और अपना सीना ठोकना ना लगे। बट एक चीज पे पाकिस्तान को, आई जस्ट वांट टू फिनिश, एक चीज को चौकन्ना होना है जी कि भारत को ये नहीं अलाउ करें कि वो 5 कहीं भी टेररिस्ट, अगर असली टेररिस्ट भी हैं जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हैं या नाला हैं और जो भी हैं, असली टेररिस्ट भी हों, फॉल्स फ्लैग भी ना हो, वो खड़े होके कुछ ब्लो अप कर दें, 2-3 गाड़ियां ब्लो अप कर दें और कहें कि हम पाकिस्तान से हैं और आप उसे जंग का जवाब बना लें। नो, एक्ट ऑफ टेरर इज नॉट इक्वल टू एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। हम भी कल कह दें कि जी जाफर एक्सप्रेस में जो ये हुआ, हमें तो क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, हमारे पास तो कलभूषण बैठा हुआ है, हम कल अब मिसाइल बरसाना शुरू कर दें। And this is what they are selling to their domestic audience कि आप कुछ हुआ तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर करेंगे। We need to communicate about it। तो केस इन पॉइंट है जाफर एक्सप्रेस, हम कर सकते थे। शहरी साहिबा हमारे साथ मजहर अब्बास साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शहरी, ये बताएं कि किस हद तक जाहिर है नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होंगे पॉलिटिकली वहाँ डोमेस्टिकली, क्योंकि एक तरीके से वहाँ का जो मीडिया चीख रहा है, जो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आया इतने अरसे में और अब भी नज़र आता है, प्रो मोदी प्रो बीजेपी, लेकिन वो कल से बौखलाए हुए हैं। तो जो इंटरनली मोदी को नुकसान किस हद तक पहुँच सकता है, और जब किसी एक ऐसे माइंडसेट को इस तरह का नुकसान पहुँचे तो वो कोई भी एडवेंचर फिर भी कर सकता है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप उसके लिए किस हद तक तैयार है, प्लस ये जो डोनाल्ड ट्रंप का इनिशिएटिव है ये किस हद तक अब आगे जा सकता है और पाकिस्तान इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान है इसका हिस्सा ही है जी, रोल प्ले तो नहीं है, पाकिस्तान इसका हिस्सा ही है। उन्होंने हम एक फरीक है, तो रोल तो हमारा बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपका पहला जो आखिरी सवाल है उसको पहले एड्रेस इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये एकदम करंट उन्होंने ट्वीट भी किया है। मैं समझती हूँ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और उनके कुछ लोगों ने जवाब भी दिया है कि हमें ये कोई बात नहीं। मैं अर्नब गोस्वामी की बात नहीं करी, वो तो एक एक्सट्रीम फ्रिंज वाली सिचुएशन है जिसको हम एड्रेस भी ना करें तो बेहतर है। बात ये कि देखिए, मैंने इसीलिए नाम नहीं लिया। जी नो नीड, मगर बाकी जो उनके अपनी इस्टेब्लिशमेंट है स्ट्रेटेजिक, उनको मैं समझती हूँ ये बात पसंद नहीं आएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका जो उनका इस वक्त चोली दामन का इंडो पैसिफिक अलायंस में साथ बना हुआ है, वो उन्होंने दोनों को बराबरी के उसमें तनाज़र में देखा, ठीक है, बराबरी की लेंस से देखा, वो उनको पसंद नहीं आया है। और बिल्कुल आपकी सोच सही खदशात पर जा रही है
ये खदशा जरूर होना चाहिए और प्रिपेयर्डनेस जरूर होनी चाहिए कि जब जानवर भी इंजर होता है तो वो फिर हिट बैक करता है ना। तो इन्होंने इनके साथ तो काफी बुरा हुआ है जी। और जब उन्होंने वादा किया था, जो उन्होंने वादे किए थे अपनी कौम से, वो उनको मतलब उनके हलक में फंस गए ना। ये अब एक मसला उनके हलक में छिपकली की तरह फंस गया। हॉरिबल इमेज बट देयर इट इज। और इशू ये है कि जी उन्होंने अपने अवाम को इतना हाइप अप कर दिया था कि वो खुद उस हाइप में ही फंस गए हैं। अब वो हाइप करेंगे और मैं तो समझती हूँ उन्हें करना है तो करने दें। इसे कहते हैं अंग्रेजी में वैनिटी बाम, कि जी आपकी इतनी वैनिटी होगी कि आपने उसको किसी तरह ठंडा करना है। वो ले आते हैं अपने आप को कि जी हमें, अगर उनको किसी मिसएडवेंचर से रोकना, उनको करने दें कि जी हमने तो बहुत अच्छा किया। बट देखिए फैक्ट्स हैं, आप अपने हकायक बताते रहेंगे और दुनिया में आखिर दुनिया गोल है, फैक्ट्स नहीं छुप सकते। तो उनकी आवाम उनसे पूछ रही है सवाल तो पूछ रहे हैं ना। और मतलब अपना मीडिया उनका जो भी रिपोर्ट करता रहे, इंटरनेशनल मीडिया की खबर आज नहीं 2 दिन बाद, 2 नहीं 3 दिन बाद पहुंच ही जाएगी। बिल्कुल पहुंच चुकी है और उनके लोग भी पूछ रहे हैं ना। अब मैं तो समझूंगी कि कांग्रेस को और अपोजिशन को जायज एक सवाल पूछना चाहिए जब मामला व्हेन द डस्ट सेटल्स, ये ठंडा होता है तो दे शुड आस्क इन पार्लियामेंट के जी ये क्या किया था। क्या था? जी शहरी साहबा, थैंक यू शहरी साहबा, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू। डेफिनेटली ये कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी तो 100% बनती है। एजाज सैयद भी हमारे साथ हैं, मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं। एजाज, आप बता रहे थे 12 को अब किस तरह से राबता कौन किससे करेगा, DGMOs की सतह से दोबारा बातचीत का आगाज होगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों के जहनों में ये सवाल है कि कल हम इस पे बहुत कर चुके हैं गुफ्तगू, DGMO वाली मुलाकात। ये सीज फायर जो है ये क्या इसका ये वक्ती है, मतलब व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट सिंस टुमारो? अब्दुल्ला, बात यह है कि DGMO पाकिस्तान मिलिट्री और हिंदुस्तान मिलिट्री का एक अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट आज का नहीं है। और इसी अरेंजमेंट के तहत इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान दोनों जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है वो आपस में बात करते रहे। अब कल दोनों बात करेंगे और रिव्यू अपनी अपनी तरफ से पेश करेंगे, अपनी जो ट्रूप्स की पोजीशन है उसके हवाले से इन लाइन विद द अनाउंसमेंट ऑफ सीज फायर। होता तरीकाकार ये है कि जब सीज फायर ऐलान कर दिया जाता है तो उसको इंश्योर DGMOs करते हैं। DGMOs आपस में बात करते हैं, बताते हैं कि हमारे जो ट्रूप्स हैं वो किस पोजीशन के ऊपर हैं और हमने किस तरीके से उनको वापसी अपनी पोजीशंस के ऊपर लेकर जाना है। तो ये ज्वाइंट एक स्ट्रेटजी तय होगी जिसके तहत ये जो ट्रूप मूवमेंट है दोनों की एस्केलेशन जो है वो पीछे आएगी। जितना वो पीछे जाएंगे उतना ये पीछे आएंगे, तो उसका एक फार्मूला तय होता है। तो वो फार्मूला कल तय होगा जब दोनों DGMOs आपस में बात करेंगे। ओके और उसके बाद सूरत हाल होपफुली नीचे ही आएगी, डी एस्केलेट ही होगी और मामला कहीं आगे नहीं जाएगा। लेकिन अभी असल में जो असल इशू है, सीज फायर हुआ है, जाहिर है बहुत ज़्यादा सूरत हाल जो पैनिक की हो गई थी उसमें अब मेरा ख्याल है नॉर्मल हो रही है। पाकिस्तान में तो वैसे भी जनरली नॉर्मल रही सिचुएशन। अच्छा, एक मुख्तसर सवाल, वो जो तीसरे न्यूट्रल वेन्यू पे दोनों मुल्कों की बातचीत वाला पॉइंट था वो एग्जिस्ट करता है? मतलब वो है तो सही, एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन भारत क्या उस पर राजी है? वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी जो अरेंजमेंट है वो कुव्वतें करवाएंगी, जो कुव्वतें जिन कुव्वतों ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर, क्योंकि हमारा इंडस वाटर ट्रीटी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है जो अभी फंसा हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान से जितनी भी बात हुई, आप देखिए ना, 2 अहम तरीन वज़राए खारजा ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक़ डार से कांस्टेंट राब्ता रखा। एक सऊदी अरेबिया के वज़ीर खारजा, आपको पता है, वो नई दिल्ली गए थे और नई दिल्ली से पाकिस्तान आए थे डायरेक्ट, और फिर उन्होंने फोन पे भी राब्ता रखा। और दूसरे रोबियो हैं जिन्होंने आप देखें कि त्वातर के साथ बात की। पहले तो अमेरिका, जो हम बहुत ज्यादा अमेरिका को क्रेडिट दे रहे हैं, और ज़ाहिर उन्होंने ट्वीट कर दी
तो हमारी जो अंदाज है वो बात बदल गई। याद रखिए कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है कि जब 7 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो इन्होंने बड़ी बेनियाजी से कहा था कि हमें पहले से पता था ये होना है, और ये आपस में लड़ते रहते हैं। ये तो कई दहाइयों से आपस में लड़ी है। अच्छा, that is all the time we have, Azaz and Mazhar साहब also। लेकिन ये वो हैं, ये सीज फायर की टर्म्स जो हैं किस तरह आगे बढ़ेंगे, कि मुलाकातें होंगी, ये for the next couple of days also we will be at it and we will be talking about it, क्योंकि this is what is holding the peace together at the moment।